हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी अनसीन पोएम या पैसेज का क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड थीम एंड स्टाइल को पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको कोई अनसीन पोएम या अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है गिव द थीम एंड स्टाइल ऑफ द फॉलोइंग पोएम और पैसेज या क्रिटिकली एप्रिसिएट द फॉलोइंग पैसेज और पोएम। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जाम में कोई भी अनसीन पोएम या पैसेज दे दिया जाए, आप उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ लिटरेरी टर्म्स को समझना पड़ेगा, जो कि है राइम स्कीम, फ्री वर्स, एसोनेंस एंड एलिट्रेशन। आप इन चार चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बढ़िया से थीम एंड स्टाइल को भी लिख पाएंगे, क्रिटिकली एप्रिसिएट कर पाएंगे। चार लिटरेरी डिवाइस को पढ़ना पड़ेगा, जो कि है राइम स्कीम, फ्री वर्स, एसोनेंस एंड एलिट्रेशन। उसके बाद मैं आपको कुछ अनसीन पोएम एंड अनसीन पैसेजेस का आंसर लिख के दिखाऊंगा और आपको भी सेम एग्जाम में लिखना है, सेम पैटर्न रखना अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है। राइम क्या होता है उसे समझते हैं। इसके लिए मैं आपको अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दी ईयर्स। यहाँ पे अगर राइमिंग आप देखेंगे तो पहला लाइन का आखिरी वर्ड सील और तीसरा लाइन का आखिरी वर्ड फील, सील फील, यहाँ राइमिंग है। साउंड एक जैसा रहेगा तो वो राइमिंग होगा। दूसरे लाइन का आखिरी वर्ड फियर्स और चौथा लाइन का आखिरी वर्ड ईयर्स, दोनों सेम साउंड करते हैं तो इसको राइमिंग कहते हैं। अगर राइम स्कीम का अगर बात करें आप, तो राइम स्कीम किस तरह से निकलता है आप समझे। पहले लाइन का आप आखिरी वर्ड लिए सील और दूसरे लाइन का आखिरी वर्ड लिए फियर, ये दोनों अलग अलग है। पहले लाइन को अगर आप ए कहते हैं, दूसरे लाइन को अगर आप बी कहते हैं, तीसरे लाइन में आप देखेंगे सील और फील दोनों सेम साउंड मैच कर रहा, तो ये दोनों सेम ही होगा। तो ये ए है तो ये भी ए होगा। और दूसरा लाइन और चौथा लाइन मैच कर रहा फियर ईयर, तो दोनों सेम होगा। तो दूसरा लाइन अगर बी है तो चौथा लाइन भी बी होगा। अगर आप राइम स्कीम देखेंगे तो ये आएगा ए बी ए बी, तो राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी। राइम स्कीम को बेहतर से समझने के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। इसी पोएम का दूसरा स्टेंजा है, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, rolled round in the earth's diurnal course with rock, stones and trees। यहाँ पे अगर आप राइम देखेंगे तो पहला लाइन का आखिरी वर्ड फोर्स और तीसरा लाइन का आखिरी वर्ड कोर्स, ये राइमिंग है यहाँ पे। दूसरा लाइन का आखिरी वर्ड है सीज और चौथा लाइन का आखिरी वर्ड है ट्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो राइमिंग स्कीम बनेगा, पहला लाइन को अगर आप ए कहते हैं फोर्स को, तो सीज ये अलग तरह का है, इसको बी कहेंगे। और कोर्स, फोर्स कोर्स दोनों साउंड मैच कर रहा तो इसको भी आप ए कहेंगे। और सीज और ट्रीज, तो ट्रीज जो सीज से मैच कर रहा है तो आप इसको बी कहेंगे। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम निकल के आया वो ए बी आया। तो ये आपको पता होना चाहिए राइम स्कीम क्या होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसके बाद पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। वो विलियम वर्ड्सवर्थ का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है द डैफोडिल्स। उसका पहला स्टेंजा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। यहाँ पे आप देखेंगे क्लाउड और क्राउड ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो क्लाउड को अगर आप ए देते हैं तो क्राउड को भी ए देंगे, ए। और दूसरा लाइन और चौथा लाइन देखेंगे हिल्स और यहाँ पे डेफोडिल्स, ये मैच कर रहा। और पांचवा और छठा लाइन भी मैच कर रहा, ट्रीज ब्रीज। तो अगर आप राइम स्कीम देखेंगे तो ए बी सी सी, यहाँ पे राइम स्कीम बना ए बी सी सी। आई होप आप राइम स्कीम को समझ चुके होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि फ्री वर्स क्या होता है। पोएम में फ्री वर्स जो यूज होता है वो क्या होता है। फ्री वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोएट्री दैट इज फ्री फ्रॉम अ रेगुलर मीटर, राइम और रिदम। कि फ्री वर्स एक ऐसा पोएम जिसमें कोई रेगुलर राइम, रिदम या मीटर का प्रयोग ना किया गया हो, उसे ही हम लोग फ्री वर्स कहते हैं। कविताओं में फ्री वर्स को यूज करने वालों में वॉल्ट विटमैन का एक बहुत बड़ा नाम है। वॉल्ट विटमैन को इवन फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले तो अगर कोई भी राइम नहीं है, रिदम नहीं है पोएम में, तो वो फ्री वर्स में लिखा हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक अच्छा एग्जाम्पल है वॉल्ट विटमैन का, जो कि फ्री वर्स में लिखा गया है। उसके अलावा सूनेस्ट मेंडेड बाय जॉन एसबेरी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स। जो पोएम है यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेयरली टॉलरेटेड लिविंग ऑन द मार्जिन in our technological society we were always having to be rescued on the brink of destruction like heroines in the Orlando Furioso before it was time to start all over again। यहाँ पे आप देखेंगे कोई राइम रिदम आपको कहीं पे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि राइम रिदम है, ये फ्री वर्स होता है। अब हम लोग को समझना है कि एसोनेंस और एलिट्रेशन क्या होता है। एसोनेंस क्या होता है? Assonance is a literary device in which the repetition of similar vowel sound
टेक्स प्लेस इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन ऑफ पोइट्री और प्रोज। एसोनेंस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो किसी पोइट्री या प्रोज के अंदर 2 या 2 से अधिक शब्दों में या किसी एक लाइन में वाउल साउंड को रिपीटिशन होता है। इन सिंपल वर्ड, एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वाउल लेटर्स। आसान शब्दों में कहा जाए तो वाउल लेटर्स का रिपीटिशन ही एसोनेंस होता है। आप कुछ एग्जाम्पल से समझे। ही फेल एस्लीप अंडर द चेरी ट्रीज। यहाँ पे देखेंगे डबल ई जो है ये रिपीट कर रहा है, तो वाउल लेटर का रिपीटिशन एसोनेंस कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है नेवर माई नम प्लंकर फंबल्स। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन यूएम साउंड का है, जैसे नम में और फंबल्स में भी है, यूएम साउंड का रिपीटेशन है और वाउल साउंड का रिपीटेशन एसोनेंस कहलाता है। और लास्ट टर्म आपको समझना है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। अगर कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट कर रहा है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, कॉन्सोनेंट लेटर अगर रिपीट कर रहा है तो आप समझे कि एलिट्रेशन है। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट एस.टी. कोलेरिज ने अपने पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में एलिट्रेशन का यूज किया है। एग्जाम्पल है द फेयर ब्रीज ब्लू। यहाँ पे आप देखें बी साउंड रिपीट किया है, बी जो कि कॉन्सोनेंट है वो रिपीट कर रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। द वाइट फोम फ्लू, यहाँ पे एफ साउंड जो है रिपीट कर रहा, तो ये एलिट्रेशन है। एंड द फुरो फॉलोड फ्री, तो यहाँ पे भी देखेंगे एफ साउंड रिपीट कर रहा, तो यहाँ पे भी ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। विलियम शेक्सपियर यूज्ड एलिट्रेशन इन हिज प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में विलियम शेक्सपियर ने एलिट्रेशन का यूज किया है। जैसे एग्जाम्पल है द डे टू चीयर एंड नाइट्स ड्रैंक ड्यू टू ड्राई। यहाँ पे देखेंगे आप डी रिपीट कर रहा है, तो डी जो है कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन एलिट्रेशन कहलाता है। व्हेन ग्रिपिंग ग्रीफ द हार्ट डॉथ वुंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे जी का रिपीटेशन हुआ, डॉथ वुंड, उसके बाद एंड डॉलफुल डम्स द माइंड ऑप्रेस। यहाँ पे आप देखेंगे डी का रिपीटेशन हो रहा, रिपीटेशन डी का है, यानी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन एलिट्रेशन कहलाता है। तो 4 टर्म अगर आप समझ गए, राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्स क्या है, एसोनेंस क्या है, एलिट्रेशन क्या है, तो आप एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन या थीम स्टाइल लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है। हालांकि वहाँ पे अनसीन पोएम रहेगा तो आपको पता नहीं होगा कि ये पोएम कहाँ से है, पोएट कौन है, तो आपको यही सोच के चलना कि अनसीन पोएम है, ठीक है। और ये पहला जो पोएम है ये राइमिंग इस पोएम में काफ़ी अच्छा किया गया है। तो दोनों तरह का पोएम देंगे, एक ऐसा पोएम जिसमें कोई भी राइम नहीं रहेगा यानी फ्री वर्स में होगा, और एक ऐसा पोएम जिसमें राइम रहेगा। राइम रहेगा उसको अलग तरह से लिखना है, फ्री वर्स में है तो उसको अलग तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पोएम दे रहा हूँ, लेट सपोज आपको इस पोएम के बारे में कुछ नहीं पता, ये आपके लिए एक अनसीन पोएम है। यहाँ पे पोएम है नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स सी नाइदर हियर्स नॉर सीज rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। अगर ये पोएम आपको दिया है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन पैटर्न समझ ले। पहला क्वेश्चन दे सकता है कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये जो पोएम दिया है इसके थीम स्टाइल पे बात करना है आपको, या क्रिटिकली अप्रिशिएट द फॉलोइंग पोएम, इस पे बात करना। दोनों एक ही बात है, कोई भी दे आपको यही लिखना है। सबसे पहले थीम एंड स्टाइल में अगर बात किया जाए तो इसका जो थीम क्या होता है, थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम। किसी भी पोएम में किस बारे में बात किया जा रहा वही थीम होता है। तो थीम में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्या लग रहा है किसके ऊपर लिखा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेथ के ऊपर लिखा जा रहा, मौत इसका मेन सेंट्रल आइडिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डेथ इज द थीम ऑफ द पोएम। ये आप पढ़े आपको समझ में आएगा कि क्या थीम होना चाहिए। थीम एक से ज़्यादा तरह से लोग लिख सकता है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। आप पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग आप थीम को लिखें। तो डेथ इज द थीम ऑफ द पोएम। देखिए टाइटल अलग चीज़ होता है, टाइटल तो इसका स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील्स, थीम अलग होता है, ठीक है। तो थीम है डेथ इज द थीम ऑफ द पोएम। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इस पोएम को पढ़ना है, इसके कंटेंट को समझना है। कंटेंट में क्या बोला गया है, पोएट क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, आप इस बात को ध्यान से समझे और उसी चीज को लिख दें। चलिए पोएम को समझते हैं। नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसके पास कोई मोशन नहीं है, यानी वो अब हिल भी नहीं सकती है। नो फोर्स, ना ही उसके पास अब कोई बल है ना ही क्षमता है। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, ना तो वो सुन सकती है और ना ही वो देख सकती है, ना देखती है ना सुनती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ्स डायरनल कोर्स, डायरनल कोर्स यानी दिन ब दिन वो अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर जा रही है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और कैसे वो धीरे धीरे चट्टानों में, पत्थरों में और पेड़ों में बदल रही है। मीन्स सी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सी डाइज, वो मर गई है। एंड सी इज इनग्रेव्ड, और वो दफना दी गई है। एंड सी इज बिकमिंग वन ऑफ रॉक्स एंड स्टोन एंड ट्रीज, और वो पेड़ों में, पत्थरों में से, मिट्टियों में से एक बनती जा रही है। तो उसके पास ना कोई मोशन है, ना सुन सकती है, ना देख सकती। इसी बात को आपको कंटेंट में लिख देना है। आपने टाइटल दे दिया, मतलब थीम दे दिया, अब आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट क्या यहाँ से लिखे, द पोएम इज अबाउट लव।
पोएम किसके ऊपर है? लव के ऊपर है। हियर द पोएट और पोएटेस, कोई भी हो सकता है, पोएट भी हो सकता है, पोएटेस भी हो सकता है। यहाँ तो हमको पता था कि पोएट है, लेकिन आपको पता नहीं होगा तो आप कोई भी दोनों में एक लिख देंगे। द पोएट और पोएटेस इज मिसिंग द गर्ल हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि वो लड़की जो इस दुनिया में नहीं रही उसको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे नाउ सी इज़ अनेबल टू लिसन, स्पीक और वॉच, अब वो लड़की जो है ना देख सकती है, ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। सी इज़ इनग्रेव्ड, और वो उसे दफना दिया गया है। एंड डे टू डे हर बॉडी इज़ बिकमिंग वन ऑफ रॉक, सॉइल्स और ट्रीज, और उसका जो शरीर है दिन ब दिन उन्हीं मिट्टियों में से एक, पत्थरों में से एक या पेड़ों में से एक होते जा रहा है। आगे पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है द पोएम इज पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा निराशा ही होता है। तो द पोएम इज पेसिमिस्टिक, निराशावादी है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द पोएट हैज़ अ ग्रेट सोरो, मानो कि कोई कवि के पास बहुत ज़्यादा दुख है। ऑफ पासिंग द गर्ल, उस लड़की के मर जाने का बहुत ज़्यादा पोएट को दुख है। उसके बाद क्या करना है? आफ्टर डिस्कसिंग द कंटेंट, हमने कंटेंट को डिस्कस कर लिया। लेट अस कंसीडर द स्टाइल ऑफ द पोएम। अभी कंटेंट के बाद आपको स्टाइल भी बताना है, और एक आप बढ़िया से देखें ना, उसके बाद आप खुद ब खुद कर पाएंगे। कंटेंट बता दिए, स्टाइल बताएंगे, एक और पोएम बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। आपका स्टाइल क्या है? देयर इज अ फाइन यूज ऑफ राइम। आप स्टाइल देखें, राइम है कि नहीं। यहाँ पे देखें, पहला लाइन का आखिरी वर्ड फोर्स और तीसरा लाइन का आखिरी वर्ड कोर्स, मैच कर रहा, राइम है। दूसरा लाइन का आखिरी वर्ड सीज और चौथा लाइन का आखिरी वर्ड ट्रीज, ये भी राइमिंग है यहाँ पे। तो देयर इज अ फाइन यूज ऑफ राइम इन द पोएम। पोएम में काफ़ी अच्छा राइम यूज किया गया है। आप एग्जाम्पल देंगे कोटेशन से, जैसे कहाँ राइम है? फोर्स, कोर्स, है ना राइम। सीज, ट्रीज, यहाँ भी राइम है। और राइम स्कीम क्या है वो भी बताना है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। राइम स्कीम के बारे में भी बता के आया आपको, राइम स्कीम क्या है। आगे बताएंगे द पोएम यूजेस स्मॉल एंड सिंपल वर्ड्स लाइक। पोएम में बहुत ही छोटा छोटा और साफ साफ एकदम क्लियर वर्ड यूज किया गया है, जैसे मोशन, नाउ, फोर्स, नाइदर नॉर, हियर, सीज, कोर्स, रॉक, स्टोन, ट्रीज, ये सब बहुत ही सिंपल वर्ड है जो कि कोई भी समझ सकता है। देयर आर फाइन इमेजेस, और बहुत सारे इमेज भी दिखता है। जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको इमेज सामने दिखता है, जैसे नो मोशन सी हैज़ नाउ, मतलब वो मर चुकी है अब, उसका इमेज दिखता है। सी नाइदर हियर नॉर सीज, ना वो देख सकती है ना सुन सकती है। रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, इन सब का फिगर आपके माइंड में आ जाता है, ये आपको लिख देना है। और आखिरकार जब आप पोएम को ये समाप्त करेंगे लिखना, तो आपको लिखना है टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन इन द कंटेंट एंड स्टाइल द पोएम इज अपीलिंग। कंटेंट और स्टाइल में बात किया जाए तो पोएम जो है अपीलिंग, अपीलिंग यानी आकर्षक है, काफ़ी आकर्षक है। तो ये एक ऐसा पोएम था जिसमें राइम का यूज किया गया। फॉर एग्जांपल आपको पोएम ऐसा दे दिया जाए एग्जाम में जिसमें कोई राइम नहीं है, तब आप कैसे लिखेंगे? तो दूसरा एग्जांपल ये रहा आपके सामने। तो वॉल्ट व्हिटमैन का एक फेमस पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन आपको वहाँ पे पता नहीं होगा कि किसका पोएम है, क्या है, अनसीन पोएम रहेगा, आपको वहाँ पे लिखना है। हो सकता है कि कोई ऐसा पोएम रहे जिसको आप सर्च भी कर ले तब भी ना आए। तो पोएम है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. आप यहाँ पे देखें कहीं भी राइमिंग नहीं। अगर कहीं राइमिंग, रिदम, मीटर नहीं यूज किया गया है, इट मीन्स द पोएम इज रिटेन इन फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। तब आपको कैसे लिखना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको वही सेंट्रल आइडिया जो होता है उसको थीम कहते हैं। आपको थीम के बारे में क्वेश्चन पैटर्न यही है कि आप थीम स्टाइल लिखें और क्रिटिकली अप्रिशिएट करें। तो थीम कैसे लिखेंगे? आप बढ़िया से पोएम को पढ़ेंगे, इसमें जो सेंट्रल आइडिया आपको दिख रहा वो दिखेगा कि इसमें इक्वालिटी सेंट्रल आइडिया है। मतलब इसमें बात कर रहा पोएट कि अगर लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ के देखेंगे, अभी पढ़ के आपको दिखा देंगे, इक्वालिटी का बात कर रहा। इक्वालिटी शुड बी द थीम ऑफ द पोएम। अब कंटेंट जब आपको लिखना है ना, तो पोएम ध्यान से पढ़ना है, पोएट क्या बोल रहा है इस पोएम में, उसके बाद कंटेंट लिखना है। चलिए पोएम को पढ़ें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद को गाता हूँ। मैं स्वयं मनाता हूँ, स्वयं गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं सत्य मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप जरूर सत्य मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक कण जो कि मुझसे संबंध रखता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही अच्छा संबंध आपसे रखता है। यानी कि एक एक एटम, एक एक शरीर का एक एक कोशिका जो कि जिससे कि मैं बना हूँ, आप भी उसी कोशिका से बने हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू द body formation of a man, each and every person of this world are equal on the basis of their body formation. तो शरीर के बनावट के आधार पे, जन्म के आधार पे, बर्थ के आधार पे हर एक व्यक्ति समान है। इसलिए द टाइटल, द थीम शुड बी इक्वालिटी, समानता होना चाहिए। I loaf and invite
माई सॉल, मैं घूमता हूँ, लोफ यानी घूमना, इनवाइट आमंत्रित करता हूँ अपने आत्मा को, माई सॉल, आई लोफ एंड इनवाइट माई सॉल, मैं घूमता हूँ और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, आई लीन, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ एट माई ईज, और अपने मर्जी पे, अपने इच्छा पे घूमता हूँ। कैसे घूमता हूँ? ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्विंग यानी ध्यान से देखते हुए घूमता हूँ, स्पीयर यानी कांटा, ऑफ समर ग्रास, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम के घास के कांटे को ध्यान से ढूंढते हुए, ध्यान से देखते हुए घूमता हूँ। तो यहाँ पे जो कांटा है, ये कांटा नहीं, मतलब ये सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पे कांटा प्रतीक है बुराई का, समाज में जो बुराई चल रहा है उसका निशानी है कांटा। तो यहाँ पे आपको इसको समझाना है। हियर इन दिस पोएम, यहाँ इस कविता में द पोएट इज सिंगिंग एंड इंजॉइंग हिमसेल्फ, कवि खुद गा रहा है, खुद अपने आप आनंद मना रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, और कवि के अनुसार, ईच एंड एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड इक्वल, इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी समान बनाए गए हैं। दे आर इक्वल, वे लोग समान हैं, अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, अपने जन्म के आधार पर, एंड देयर बॉडी फॉर्मेशन, और शरीर के आधार, अंगों के आधार पर, कि हर एक इंसान जो है वो अपने जन्म के आधार पर, शरीर के बनावट के आधार पर समान है। द पोएम इज सिम्बॉलिक, कविता कैसा है? उसमें तो पेसिमिस्टिक था, निराशावादी, लेकिन यहाँ पे प्रतीकात्मक है, मतलब चिन्ह के रूप में ले रहा, प्रतीक के रूप में ले रहा। जैसे कांटा जो है बुराई का प्रतीक है, सिंबॉलिक है, सिंबल यहाँ पे यूज कर रहा। हियर स्पीयर इज द सिंबल ऑफ सोशल इविल, सामाजिक बुराई का जो निशानी है वो स्पीयर यानी कांटा है। इन आवर सोसाइटी द पोएट वॉन्डर्स, हमारे समाज में कवि घूमते हैं, एट हिज ऑन इज, अपने मर्जी पे घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? इन सर्च ऑफ दीज सोशल इविल, ऐसे सामाजिक बुराई की खोज में घूमते हैं, ऐसे कांटों के खोज में घूमते हैं। उसके बाद क्या कर लिखना है? पैराग्राफ चेंज करना है। आफ्टर डिस्कसिंग द कंटेंट, कंटेंट को डिस्कस करने के बाद, अभी हमने कंटेंट को डिस्कस किया, लेट अस कंसीडर द स्टाइल ऑफ द पोएम, आए हम लोग पोएम के स्टाइल पे चर्चा करते हैं। ये दोनों बात बताना बहुत जरूरी, पहले कंटेंट का चर्चा करें फिर स्टाइल क्या है। देखिए राइम तो यूज़ किया ही नहीं, तो लिखा किसमें गया? द पोएम इज रिटेन इन फ्री वर्स, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में बताया जाए, फ्री वर्स का परिभाषा लिखें। द पोएम डज नॉट कंटेन अ रेगुलर राइम रिदम, कोई भी राइम रिदम नहीं है पोएम में, इसलिए फ्री वर्स में। फॉर एग्जाम्पल, आई सेलिब्रेट माई, आपको कोटेशन देना बहुत जरूरी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो यहाँ पे कहीं भी आपको राइमिंग दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा। आगे लिखिएगा, द पोएम यूजेज स्मॉल एंड सिंपल वर्ड्स लाइक, कविता में बहुत छोटी छोटी और सामान्य एकदम सिंपल वर्ड का यूज किया गया है, जैसे सेलिब्रेट, माई सेल्फ, सिंग, एज्यूम, एटम, बिलोंगिंग, सर्व, ऑब्जर्व, समर ग्रास, ये सभी क्या है? एकदम सो एंड सो ऑन, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि सिंपल हैं। देयर आर फाइन इमेजेस ऑफ, और काफ़ी फाइन इमेज भी, आप पोएम पढ़ते तो इमेज भी आपको दिखता है। आई लोफ में भटकता हूँ, आई लीन में आराम करता हूँ, समर ग्रास, इन सब का इमेज आपके माइंड में आ जाता है। द पोएम यूजेज एलिट्रेशन, देखिए राइम तो नहीं है इसलिए एलिट्रेशन और एसोनेंस होगा। तो एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है? द पोएम यूजेज एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन मीन्स द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट कर रहा तो वो एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल दीजिए आप, एग्जाम्पल है, देखिए पोएम से एग्जाम्पल आपको देना है। माई सेल्फ सिंगिंग, माई सेल्फ में एस और सिंग में एस, तो यहाँ पे माई सेल्फ और सिंग, यहाँ पे एस साउंड रिपीट कर रहा तो ये एलिट्रेशन हुआ। लीन एंड लोफ में एल साउंड रिपीट कर रहा तो ये एलिट्रेशन हुआ। एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एसोनेंस मीन्स रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड, अगर वाउल साउंड रिपीट कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे एसोनेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप कोटेशन दीजिए, एंड एसोनेंस, तो एंड और एसोनेंस में ए रिपीट कर रहा है, एटम एज में ए रिपीट कर रहा है, लीन ईज में जो है ई ए रिपीट कर रहा है। और आखिरकार आपको पोएम को कंक्लूड करना, समाप्त करना है, तो आपको लिखना है टू कंक्लूड, समापन में। इन कंटेंट एंड स्टाइल, कंटेंट एंड स्टाइल में बात किया जाए, द पोएम इज अपीलिंग, काफ़ी आकर्षक पोएम है। तो इस तरह से आपको कोई भी पोएम दे दे, चाहे उसमें राइमिंग है तो पहले वाला की तरह से आपको डिस्कस करना है, अगर फ्री वर्स में तो इस तरह से डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपको पोएम के अलावा प्रोज भी देगा, प्रोज या अनसीन पैसेज दोनों एक ही चीज़ होता है, वो भी देगा, तो आप कैसे उसको डील करेंगे। तो चलिए एक अनसीन प्रोज या पैसेज लेकर इसको डील करते हैं, और आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। आप एक बार आइडिया को फॉलो कर लीजिए कि किस तरह से लिखते हैं, आपको सेम लिखना है। अनसीन पोएम या पैसेज जो कि 2010 में TMBU में पूछा गया था वो है, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरबिया इज डिजर्ट, अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। हियर देयर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक्स, यहाँ पे चारों तरफ बालू है, रेत है और पत्थर है। द सैंड इज सो हॉट, और बालू यहाँ इतना गर्म है, रेत इतना गर्म है, डेट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विद योर बेयर फुट, बेयर फुट यानी नंगे पाँव से आप इस बालू पे नहीं चल सकते, नहीं घूम सकते, इतना गर्म बालू है। इन द डे टाइम, दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हियर एंड देयर इन द डिजर्ट, और रेगिस्तान में यहाँ वहाँ, देयर आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी के कुछ छल्ले होते हैं, डेट कम फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड,
वो ज़मीन के अंदर से, बहुत अंदर से आता, सो डीप, इतना अंदर से डेट द सन कैन नॉट ड्राई देम अप, कि सूरज भी उसको ड्राई नहीं कर पाते, उड़ा नहीं पाते। क्योंकि देखिए अगर रेत में पानी नहीं रहेगा, पानी अगर कहीं थोड़ा बहुत भी पानी का छल्ले बचा हुआ है, इसका मतलब है वो ज़मीन के बहुत अंदर है, तभी उसको सूर्य जो है सुखा नहीं पा रहा। दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू, ये जो पानी के छल्ले वो बहुत थोड़े मात्रा में है, एंड फार अपार्ट, और बहुत दूर दूर में, ऐसा नहीं कि हर जगह पे, बहुत दूर दूर में थोड़े थोड़े हैं। बट वेर एवर देयर इज़ वन, लेकिन जहाँ कभी भी ये पानी के छल्ले होते हैं, देयर ग्रो टॉल एंड ग्रेसफुल प्लांट्स, वहाँ पे क्या होता है काफ़ी लंबा लंबा पेड़ पौधे जो है, बढ़िया पेड़ पौधे उग जाते हैं काफ़ी, मेकिंग अ कूल ग्रीन सैडी प्लेस, और उस स्थान को काफ़ी ठंडा हरा भरा बना देते हैं। अराउंड कहाँ पे, अराउंड द स्प्रिंग, उस पानी के चारों ओर। सच प्लेसेस इज कॉल्ड ओएसिस, और रेत में, रेगिस्तान में ऐसे जगहों को ओएसिस कहते हैं। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस इज अ प्लेस इन डिजर्ट वेयर वाटर एग्जिस्ट एंड प्लांट्स कैन ग्रो। रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान जहाँ पानी हो और पेड़ पौधे बढ़ पाएँ, उसको ओएसिस कहते हैं। क्वेश्चन पूछने का वही तरीका क्वेश्चन पैटर्न का, राइट द थीम एंड स्टाइल ऑफ द फॉलोइंग प्रोज या क्रिटिकली अप्रिशिएट द फॉलोइंग प्रोज। आपको लिखना क्या है, सबसे पहले थीम एंड स्टाइल पे बात करते हैं, थीम पे बात करते हैं, इसमें क्या सेंट्रल आइडिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिजर्ट, द डिजर्ट ऑफ अरबिया शुड बी द थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का जो थीम होना चाहिए वो अरब का रेगिस्तान होना चाहिए। इन द गिवन पैसेज, दिया गया इस पैसेज में, द राइटर शोज द हॉट एंड रफ क्लाइमेट ऑफ अरबिया, जो लेखक है वो अरब के हॉट एंड रफ क्लाइमेट को दिखलाते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तापमान है, जो क्या कर रहा है, वेपराइज वाटर, पानी को वाष्पित कर देता है, भाप में उड़ा देता है। एंड लैक ऑफ ट्रीज, और वहाँ पे जो गाछ की अभाव है, कमी है। डैमेज द एनवायरनमेंट, जिसके कारण पूरा एनवायरनमेंट डैमेज हो चुका है। द सर्वाइवल फॉर लिविंग बींग बिकेम सो डिफिकल्ट, वहाँ पे लिविंग बींग का जो सर्वाइवल है, जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बट देयर इज सम ओएसिस, लेकिन वहाँ पे कुछ ओएसिस जरूर है। ओएसिस क्या है? ओएसिस मीन्स अ प्लेस इन डिजर्ट वेयर वाटर एग्जिस्ट एंड प्लांट्स कैन ग्रो। रेगिस्तान में एक ऐसा जगह जहाँ पानी है और पेड़ पौधे जो है बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके कंटेंट के बारे में चर्चा कर लिया। अब स्टाइल पे बात करते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर अपीलिंग, इसके अंदर कुछ वर्ड ऐसा है जो कि काफ़ी आकर्षक है, जैसे सैंड्स एंड रॉक, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, ग्रीन सैडी प्लेस और ओएसिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आकर्षक वर्ड है, आप इसको कोटेशन के तौर पे दे, फिर पैराग्राफ चेंज कर लिख के लिखना है। ये सब में करना आपको जो बता रहे हैं। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल क्या होता है? बी डोबरी द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट से, बी डोबरी जो कि बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट है, सभी जो बड़े बड़े स्टाइलिस्ट है वो बी डोबरी का कॉपी करता है स्टाइल में। उनका क्या कहना है वो आप यहाँ पे लिखे, सब में लिखना आपको। पीपुल से, लोग कहते हैं स्टाइल इज अ कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग सिंपल थिंग, लोग कहते हैं कि स्टाइल सिंपल चीजों को बोलने का एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू स्टाइल इज अ सिंपल वे ऑफ सेइंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग, कि स्टाइल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बोलने का एक सिंपल तरीका है। ये आप सब में यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो गिवन पैसेज इन सिंपल स्टाइल, जो पैसेज दिया गया काफ़ी सिंपल स्टाइल में है। द पोएट यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, कवि ने छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग किया है इन द पैसेज। शॉर्ट सेंटेंसेस मेक द आइडिया क्लियर, शॉर्ट सेंटेंस से आइडिया काफ़ी क्लियर हो जाता है। वाइल लॉन्ग सेंटेंसेस मेक द आइडिया कॉम्प्लिकेटेड, अगर बड़ा बड़ा सेंटेंस यूज करेंगे तो आइडिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतना अगर आप कर लेते तो एग्जाम में आराम से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप कर पाएंगे। और आपको अगर पार्ट 3 का PDF चाहिए, कंप्लीट कोर्स रेडी है और 100% सजेशन लर्निंग की गारंटी है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके 500 पे करके वो PDF ले सकते हैं। बहुत लोग जुड़े हुए, आप भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।